हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त होंगे ना? हाँ, आई होप। मैं जानता हूँ आप लोग मस्त होंगे और बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे कि सर कब हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमने इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था। अब हम आपके सामने लाए हैं इस चैप्टर, जो चैप्टर आपका पहला चैप्टर कौन सा है केमिस्ट्री में? मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेलिंग में जानेंगे कि क्या होते हैं मैटर और सराउंडिंग्स में इसका क्या रोल है। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि हमारे बैच का क्या नाम है बेटा? क्या बैच का नाम है? आगाज। क्योंकि आगाज क्यों रखा गया था, सर ने ये बताया था क्यों रखा गया था बेटा, क्योंकि अब आप लोग 8th से 9th में आ गए हो, यानी आप अपने लेवल को थोड़ा सा क्या कर रहे हो? इंक्रीमेंट कर रहे हो, आगाज कर रहे हो। तो इसलिए इस बैच का नाम हम लोगों ने क्या रखा था? आगाज रखा था। चले बेटा, तो स्टार्ट किया जाए ना? एकदम जोश में हो कि नहीं हो? चलिए देखते हैं। देखिए, आज से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, कैसा है चैप्टर का नाम आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता ही दिया। क्या है? मैटर इन अवर सराउंडिंग। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, ये जो वर्ड मिला आपको मैटर, ठीक है, इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि हमारे इंडियन फिलोसोफर क्या कहते थे। हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे वो उन्होंने कहा बच्चों, ये कहा कि यार हमारी जो जितनी भी चीजें हैं, जो भी मैटर बने यानी जो भी पदार्थ बने हैं या सब्सटेंस बने हैं, वो 5 चीजों से मिलकर बने हैं। उन्होंने किसका किसका नाम लिया? देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा है। उन्होंने बोला कि बेटा किससे बना है ये बना है वायु, यानी वायु मतलब एयर बेटा, एयर। ठीक है, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। मतलब वायु यानी एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। हिंदी में अगर कहा गया तो वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन 5 चीजों से ही हम क्या, कोई भी चीजें मिलके बनी है। अगर देखा जाए तो देखो बच्चों, याद देखो, अगर हम देखें तो हम लोगों का एग्जिस्टेंस भी इन्हीं अर्थ में ही तो है ना। अर्थ में है तो हम लोग, सब चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हमें फायर नहीं होगा तो हम खाना नहीं पका पाएंगे, एयर नहीं होगी तो जी नहीं पाएंगे, अर्थ नहीं होगा तो कहां रहेंगे? कहां रहेंगे? आसमान में तो नहीं रहेंगे ना। अर्थ नहीं होगा, और अर्थ क्या है? वो आपको हर चीज की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। एटमॉस्फेरिक, एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप क्या करेंगे? अपने आप को क्या करेंगे? ठीक है, ऐसा समझिए कि आप अपने आप को क्या एग्जिस्ट करेंगे ना। आप लोगों का एग्जिस्टेंस तभी तो होगा हम लोगों का। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक समझाइए मुझे, एक चीज समझाइए आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अगर हमारे पास ये जो वाटर है ये ना हो तो क्या हम 1% भी जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे बच्चों। हम लोग खाना बिना खाए रह सकते हैं, बट पानी बिना पिए नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं कहते कि लिविंग थिंग, उन्होंने बोला कि लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, वो सब भी सब इन 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसका नाम क्या है बेटा? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 बेसिक एलिमेंट इनसे मिलके बने हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है ना? तो इंडियन फिलोसोफर ने ये कहा था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि मैटर क्या होते हैं। तो मैटर समझिए कि मैटर किसे कहा जाएगा। अच्छा बच्चों, याद रखिएगा, जब भी मैटर की बात होती है, मेरे हिसाब से अगर मैटर की बात होती है तो 2 वर्ड हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैटर की बात तो मैटर याद रखिएगा, इसमें आप 2 वर्ड जरूर याद रखिएगा। वो 2 वर्ड क्या हैं? ये हैं 2 वर्ड। पहला तो बेटा मास। ठीक है, पहला मैंने बोला मास और दूसरा बोला क्या? ऑक्युपाई स्पेस। मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं। अगर मैटर की आपको डेफिनेशन देनी है तो ये 2 वर्ड को आपको याद रखना है कि कोई भी चीज मैटर तभी कहलाएगी जब उसके पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? मास होना चाहिए। और साथ ही साथ वो क्या करे? स्पेस को ऑक्युपाई करे, मतलब जगह घेरे। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास बॉल है कि नहीं है? अगर बॉल है तो बॉल का थोड़ा सा मास होता है कि नहीं होता है? उसका वजन होता है कि नहीं होता है?
होता है कि नहीं होता है? तो यानी वो कहीं पर अगर बैठा तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बॉल को कहीं भी रख दो तो उतनी जगह घेरता है कि नहीं घेरता है? इसका मतलब जिस भी चीज के पास अगर मास है या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दोनों चीज होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। याद रखिएगा ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों वर्ड को याद रखिएगा कि मास और ऑक्यूपाई स्पेस से मिलकर ही मैटर की डेफिनेशन बनती है। तो लिखा भी यही है कि मैटर इज एनीथिंग which has mass and occupies space is known as matter। क्या होता है वो बेटा? मैटर होता है। और एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप ये मुझे बताइएगा कि जो एयर है वो मैटर कहलाती है कि नहीं कहलाती है? दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू बेटा, कि आप इस क्वेश्चन को बताइएगा कि एयर मैटर कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। ठीक है, बाकी एग्जांपल में आप लोग जानते ही हैं, अगर मैं अपने आप को ले लूं तो मैं भी मैटर हूं, एक मोबाइल फोन ले लूं तो मैं मैटर हूं, और आप जहां बैठे हो, आप लोग जहां बैठे हो वहीं चेयर में बैठे हो तो या बेड में हो तो वो भी क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर है। यानी एनीथिंग चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग, वो मैटर तब कहलाएगी जब उसके पास मास होगा और वो ऑक्यूपाई स्पेस करता होगा। क्लियर है ना बेटा? इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए एक चीज और समझ लेते हैं कि मास का होता क्या मतलब क्या होता है और स्पेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब समझिएगा क्या होता है मास का मतलब। यहां पर लिखा है ना कि मास का मतलब क्या है? मास इट मींस मैटर हैज वेट। वेट का मतलब क्या हुआ बच्चा? एक बात बताओ। अरे यार वजन तौलते हो कि नहीं? अच्छा मेरा वजन जानना चाहोगे क्या? अरे मत जानो, छोड़ो। ठीक है, मेरा वजन वैसे 66 किलो है, दिखता है। अरे बहुत मोटा आ गया हूं यार, समझा करो थोड़ा सा। इधर देखो, जो वेट है ना, इसकी अगर हम बात करें तो वेट दो चीज से मिलकर बना हुआ है। मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने समझाया था कि मास और वेट में क्या अंतर होता है। आप अगर देखा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो तो उसमें मैंने समझाया था कि मास और वेट में क्या अंतर होता है। फिर भी मैं आपके लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला था? मैंने एक ही चीज बोली थी कि अगर एक एक वर्ड मैं समझाऊंगा, तो अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट निकल के आता है बेटा मास इंटू जी। अब जी बोलेंगे बेटा सर ये जी क्या होता है? सर ये जी क्या होता है? जी बेटा ये होता है ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? ग्रेविटी। अब ये कौन सी ग्रेविटी की बात करेगा बेटा? ये जहां पर भी ये मास, जहां पर भी मास होगा यानी जहां पे भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी ग्रेविटी, जैसे अर्थ की ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी, वो उस पर डिपेंड करेगा कि कहां पर है। तो याद रखिएगा मास क्या, वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। और जिसका ज्यादा ही, जितना ज्यादा वेट होगा उसके पास उतनी ही ज्यादा मास होगी। और मैंने मास भी ये बताया था कि अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। क्या बोला था मैंने मास के बारे में? अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बताया था कि अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ही बताता है मास कितना होता है। ठीक है, इतनी बात समझिए। तो मास मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं, यहां पर लिखा भी है द हैवियर एन ऑब्जेक्ट द मोर मास इट हैज, कि जितना ज्यादा भारी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा वो उतने ही ज्यादा उसमें क्या होगा? मास होगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? क्लियर है ना बेटा? चलिए अब बात करते हैं कि मैटर ऑक्युपाइज स्पेस का मतलब क्या हुआ बेटा? कि मैटर ऑक्युपाइज स्पेस का मतलब बेटा वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने बोलते हैं ना कि 1 लीटर 2 लीटर, तो 2 लीटर क्या है? मतलब कि उतनी जगह, यानी उसने उतना वॉल्यूम कंसीडर किया है। अगर इस रूम की मैं बात करूं जहां से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो उस रूम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी क्या हो रहा है? ये इसका एक वॉल्यूम होगा कि इतनी ही जगह इसमें इतनी ही चीजें आ सकती, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। अच्छा एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। अच्छा मैं आपको समझाने के लिए एक देता हूं। ये देखो मिल्टन की बोतल है कि नहीं? मिल्टन की बोतल। अब इसके अंदर जितना पानी आ सकता है यानी उतना ही तो इसका वॉल्यूम होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो यानी इसका मतलब ये इसके अंदर जितना पानी आया वही उसका बता रहा है कि उतना ही और ज्यादा ये ऑक्युपाई स्पेस कर रहा है। इतनी बात समझ आई? क्लियर है ना बेटा? क्लियर है ना बेटा? चलो इतनी बात समझिए आप लोग। तो यहां समझिएगा तो मैटर क्या होता है बेटा? कि मैटर की अगर बात की जाए तो मैटर में बोला है कि ऑक्युपाइज स्पेस की बात करता है। इट मींस इट मैटर हैज वॉल्यूम। क्या उसके पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्लियर है ना बेटा? इतनी बात समझो। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास देखिए कुछ चीजें बतानी थी। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना कि जो मैटर है उसको कैरेक्टराइज किया गया है। क्या किया गया है? कैरेक्टराइज किया गया है। कैसे?
एक गैस में कैरेक्टराइज किया गया है, एक लिक्विड में कैरेक्टराइज किया गया है और एक सॉलिड में कैरेक्टराइज किया गया है। अब सर ये क्या होता है, ये क्या, तो ये समझ में ही आ रहा है सर, गैस, लिक्विड और सॉलिड में कैरेक्टराइज गया। अब लेकिन ये कैरेक्टराइज किसके बेसिस पे किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ हिज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपको वो जो दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे। अगर मैं बात करूं तो मेरा ये हाथ दिख रहा है तो ये सॉलिड दिखाई दे रहा है, सॉलिड है कि नहीं है? तो ये क्यों, इसका फिजिकल नेचर है, फिजिकली यानी आपको जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। अगर मैं यहां पर अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर अगर मैं मिल्टन की बोतल की बात करूं तो बाहरी पोर्शन आपको कैसा दिख रहा है, एक सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं पानी निकाल के दिखाऊं तो पानी कैसा दिख रहा है, लिक्विड। और अगर मैं इस रूम की बात करूं तो इस रूम में कैसा दिखाई दे रहा है, एयर दिखाई दे रही है, एयर महसूस हो रही है, अगर एयर है तो वो कैसा है, गैस। जैसे उसका फिजिकल नेचर दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे कैरेक्टराइज किया गया है। कि अगर हम बात करें तो मैटर को कैरेक्टराइज किया गया है किसके बेसिस पे, ऑन द इस बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट किसके कौन कौन से हैं, एक गैस के फॉर्म में, एक लिक्विड के फॉर्म में और एक सॉलिड के फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों, क्लियर है ना? चलिए अब एक बात बताओ मुझे कि चेंज ऑफ स्टेट्स आर आल्सो मैटर्स ऑफ एवरीडे लाइफ। अच्छा एक बात बताओ भैया, आपसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेटा एक बात मुझे बताओ, आइस है, हाँ, आइस को अगर आप देखते हो तो वो कैसा दिखाई देता है? ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं, वैसे भी डायग्राम अच्छी नहीं है, फिर भी मैं क्यूब बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये आपका आइस है, ठीक है, ये क्या है, आइस है। अब ये जो आइस है ये कैसा होता है बेटा, ये कैसा होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। अब लेकिन अगर जैसे थोड़ी देर बाद इसको रख दो तो क्या होगा, आपने रखा तो बेचारा ये पानी में ट्रेवल हो गया, पानी में हो गया तो इसका फिजिकल स्टेट क्या हो गया, लिक्विड में हो गया। यानी स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग घर में आप पानी उबालते हो कि नहीं उबालते हो, बॉईल करते हो? जब बॉईल किया आपने पानी, अच्छा सबसे अच्छा, अरे मैगी बनाई है तो मैगी का जो मैगी जो पहले रखा होता है तो वो कैसे फॉर्म में होता है, एक सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही आप उसमें किसमें पानी में डालते हो तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, यानी इसका स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह जो भी मैटर्स होते हैं वो अपना चेंज ऑफ स्टेट्स क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जो हमारे लेयर लाइफ में, एवरीडे लाइफ में दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको आइस का एग्जांपल दिया, आइस से लिक्विड में हुआ, लिक्विड को और ज्यादा आप करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी चेंजेस नजर आएंगे कि नहीं आएंगे आपको? ठीक है, क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसी का दो, ये तो क्या हुआ, जब मैंने यहां पर हीटिंग कर दी थी, क्या किया मैंने, हीटिंग किया, यहां पर मैं हीट कर रहा हूं तभी ये सब हो रहा है ना। अगर मैं इसी को क्या कर दूं, कंडेंस करना चालू कर दूं, मतलब कूल करना चालू कर दूं, ठीक है, कूल करना चालू कर दूं तो ये क्या होगा, गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। यही तो हम करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप देखो जब आप पानी उबालते हो तो उसके ऊपर अपने ढक्कन रखा, तो ढक्कन के ऊपर रखा तो ढक्कन हटाया तो देखा उसमें छोटे छोटे पानी दिखाई देता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वो स्टीम को आपने क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। और जब कंडेंस कर दिया यानी कूल कर दिया तो वो क्या हो जाता है, वेपर्स के फॉर्म में हो जाता है, वेपर्स के हाँ वेपर्स के फॉर्म में कह सकते हैं, या फिर लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है कि नहीं हो जाता है, छोटे छोटे कि नहीं। और उसके बाद उसको फिर दोबारा क्या कर दिया हमने, और ज्यादा उसको इकट्ठा किया और फ्रीजर में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया तो वो और ज्यादा कंडेंस्ड हुआ और कंडेंस होने पे क्या बन गया बेटा, सॉलिड बन गया कि नहीं बन गया, क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। यानी याद रखिएगा अभी तक मैंने जो भी चीजें बताई, अच्छा इसको मैं फिर समराइज भी कर दूंगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ठीक है, केमिकल नेचर के बेसिस पे भी हम मैटर को कैरेक्टराइज करते हैं कि क्लासिफाइड एज एन एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। अब सर ये एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर ये सब क्या होता है बेटा, ये सिंपल चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, अभी इसके आगे आएगा फिर भी मैं समझा देता हूं कि देखो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक ही सिस्टम हो,
ठीक है, एक ही सिस्टम में एक ही काइंड ऑफ एटम से बने हो, ठीक है, कंपाउंड में एक या एक से अधिक के एटम से बने हो, और मिक्सचर में भाई दो कंपाउंड को मिला दिया और उसका घोल दिया तो वो क्या बन गया, मिक्सचर। जैसे आप लोग बनाना शेक बनाते हो कि नहीं बनाते हो, ठीक है, जो बनाना शेक होता है वो क्या होता है, यही तो होता है, उसमें आपने लिया केला, उसमें लिया चीनी, उसमें लिया बर्फ, ठीक है, और दूध, सबको क्या किया, मिक्सर में मिला दिया तो मिक्सर बन गया शेक, बनाना शेक, तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आए, यानी केमिकल के बेसिस पे भी हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें एक चीज इन्होंने ये बोली कि एलिमेंट एंड कंपाउंड्स को हम प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, क्यों रखते हैं उसका भी रीजन बताएंगे। वेयर मिक्सचर को हम किस कंटेन करते हैं, टू और मोर प्योर सब्सटेंस। अरे नो 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 नो, यहाँ बेटा मिक्सचर जो कंटेन होता है, यहाँ पर चीजें गलत होगी, मोर नहीं होना चाहिए था, इम्प्योर होना चाहिए था, ठीक है। यहां पर कंटेन्स, हाँ कह सकते हैं, सही 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 लिखा है बेटा। देखो क्या कह रहा है कि कोई भी मिक्सचर होता है उसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस को मिला के ही तो मिक्सचर बना, तो यही कहा गया मिक्सचर को। इतनी बात समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है बिल्कुल ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बता रहा है। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात है, तो मैं थोड़ा सा अभी तक मैंने जितना भी चीजें समझाई है उसको मैं समराइज कर देता हूं। पहले मैंने क्या बताया, पहले मैंने ये बताया कि बेटा इंडियन फिलोसोफर क्या होते हैं, ठीक है। इंडियन फिलोसोफर ने क्या कहा, इंडियन फिलोसोफर ने ये कहा कि जो भी बेसिक 5 एलिमेंट हैं, कौन कौन से बेसिक 5 एलिमेंट्स, ठीक है। अब बेसिक 5 एलिमेंट्स की बात करी उन्होंने, तो वो बेसिक 5 एलिमेंट्स कौन कौन से उन्होंने बोले, बेसिक 5 एलिमेंट्स उन्होंने बोले, क्या बोला बेटा, एयर, अर्थ, वाटर, फायर और स्काई। इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर कोई भी चीज बनी है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग हो, उन्हें हम क्या क्या के नाम से जानते हैं, मैटर के नाम से कहा जा सकता है। इंडियन फिलोसोफर ने ये कहा। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि मैटर क्या होता है, तो मैंने ये बताया कि मैटर जब भी आप पढ़ोगे तो हमेशा दो चीज याद रखिएगा, ठीक है। मैटर में हमेशा दो चीज याद रखिएगा, और दो वर्ड्स को मैंने बताया कि पहला तो उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि उसके पास ऑक्यूपाई क्या करना चाहिए, ऑक्यूपाइज स्पेस होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद इस मैटर को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, किसके स्टेट में, फिजिकल स्टेट। और वो फिजिकल स्टेट कौन कौन से थे, फिजिकल स्टेट था गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। इन फिजिकल स्टेट में हमने क्लासिफाई किया। दूसरा उन्होंने ये बोला कि हम उसको क्लासिफाई करते हैं किसमें, केमिकल नेचर के, ठीक है, किसमें क्लासिफाई करते हैं, केमिकल नेचर में क्लासिफाई करते हैं। तो केमिकल नेचर में उन्होंने बोला कि इसको हम 3 चीजों में डिवाइड करते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और एक चीज और था इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ क्या था बेटा, चीज क्या थी, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम मैटर को चेंज ऑफ स्टेट्स भी कर सकते हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स भी कर सकते हैं। तो ये अभी तक हमने जितना यहां तक जो पढ़ा मैंने वो आपको समराइज कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब समझते हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। अच्छा, इसको दो प्रॉपर्टीज में क्लासिफाई किया गया। एक क्लासिफाई किया गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही पढ़ेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा इस मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम पढ़ेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही जानेंगे, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए
अगर मैं बात करूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, कि एज फिजिकल प्रॉपर्टीज इज एनी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम। क्या कहा कि ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो कि किसी भी स्टेट ऑफ सिस्टम को डिस्क्राइब कर सके, फिजिकल स्टेट के सिस्टम को। ठीक है, चेंज इन अ सिस्टम, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब इट्स ट्रांजिशन बिटवीन अ मोमेंटरी स्टेट्स। एग्जांपल, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज एसेट्रा। अगर मैं बात करूं सिंपल भाषा में, ये समझो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ये कहता है कि जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकली हम जिसको को देख रहे हैं उसकी अपनी आंखों से जो चीजें दिखाई दे रही है वही उसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं एग्जाम करूं तो एग्जांपल से समझो, ये क्या है, पेन है। इस पेन का जो आप देख रहे हो ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, इसका शेप, साइज, टेम्परेचर, प्रेशर जो भी है, जिसका जो फिजिकल नेचर में देख रहा है आपको, वही इसका क्या है, फिजिकल स्टेट। यानी जो आपको आंखों से दिखाई दे, किसके आंखों से, आपकी आंखों से जो भी चीज इसका दिखाई दे, उसमें आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीजों में, वही आपका क्या कहलाएगा, फिजिकल स्टेट कहलाएगा। इतनी बात समझ में आया, क्लियर है चीज। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टी, बेटा केमिकल प्रॉपर्टी आपको पता है, नया सब्सटेंस बनना। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि केमिकल प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस दैट कैन बी ऑब्जर्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन में जो प्रॉपर्टीज हम ऑब्जर्व करते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे रिपनिंग ऑफ फूड, फ्रूट एंड बर्निंग ऑफ द पेपर। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब आप लोग आपके घर में जब फ्रूट को काट के रख देते हो तो उसमें आप क्या देखते हो, चेंजेस नजर आते हैं, यानी उसका केमिकल बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केमिकल एक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पेपर को बंद कर दिया तो दोबारा पेपर बना लोगे क्या, नहीं बना पाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आया, क्लियर है ना चीजें, हाँ समझ में आ रही बातें, क्लियर। चलिए अब देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है, ये बताया गया कि जो मैटर है वो किससे बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, पार्टिकल से। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो मैटर ऑन अर्थ आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या कहा गया उनको, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहा गया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बेटा पानी पी लें। तो ये समझिएगा कि जो मैटर ऑन अर्थ आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है कि एटम्स जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। जो सब्सटेंस होते हैं, याद रखिएगा, जो भी सब्सटेंस होते हैं सबसे जो, जैसा मैं एग्जांपल देता हूं, एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूं। शुगर देखा आपने, चीनी देखी होगी अपने घर में, तो चीनी का जो सबसे छोटा कण है वो क्या कहलाया, एक छोटा टाइनी पार्टिकल। आप देखे होगा अगर बहुत बारीक से उसको भी तोड़ दो तो बहुत छोटा पार्टिकल दिखाई देगा। तो यानी जो भी मैटर अर्थ में है वो सब किससे किससे बने हुए हैं, टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, और उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए आप समझते हैं कि एटम क्या होता है। ठीक है, आप समझते हैं, देखिए समझा देता हूं मैं आपको। देखो कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली। ये क्या मतलब हुआ सर, कि ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि ये समझिए अगर इस पेन के मैं 1000 टुकड़े कर दूं, ऐसा टुकड़ा कर दूं कि जो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल निकल के आया और वो दोबारा ना टूट पाए, वही क्या कहलाएगा, इसका एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। और जब भी कोई एटम होता है तो उसके अंदर एक क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और वो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, सेंटर में। जैसे सपोज करो मेरे पास ये क्या है, एटम है। ठीक है, अब इसके सेंटर पे, ठीक है ये, ठीक, ये जो मैंने बनाया इसके सेंटर पे ये क्या कहलाया, न्यूक्लियस कहलाया। क्या कहलाया बेटा, न्यूक्लियस कहलाया। इतनी बात समझ में आया। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दो चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर आपको दो चीज देखने को मिलेगी। एक को हम कहते हैं
प्रोटॉन्स, ठीक है, और दूसरा क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन्स। क्या कहेंगे बेटा, न्यूट्रॉन्स। यानी इस न्यूक्लियस के अंदर आपको दो चीज देखने को मिलती है, उस दो चीज का नाम क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन्स होता है उसका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, ठीक है। अब बोलेंगे सर एक बात मुझे नहीं समझ में आई, अब यहां पर तो पॉजिटिव और न्यूट्रल समझ में आ रहा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ रहा है, लेकिन मैंने सर एक वर्ड सुना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो बेटा याद रखिएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, वो इसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बेटा, वो चार्ज होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है, क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल में, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर सर ने लिखा है मैंने, क्या होता है, हाइड्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब के अंदर एटम होता है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है। तो एटम क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को मैं इतना तोड़ दूं और उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल आए, और वो भी ना, वो फिर उसके बाद वो कभी टूट ना पाए वो पार्टिकल, वही क्या कहलाएगा, आपका एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। चलें आगे बढ़े बेटा, चलिए अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, ठीक है, ऐसे समझो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अच्छा ये माइक की बात करते हैं, चलो आज मैं इस माइक को देखता हूं, ठीक है। इस माइक को मैं बात करूं, ठीक है। अब ये जो माइक है हमारा, ठीक है, ये माइक है हमारा, इस माइक की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हुआ, इसका क्या मैं तोड़ूं या मॉलिक्यूल बताओ, ये जिससे बना होगा, तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताए, इस माइक की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताए, वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूं, जैसे एग्जांपल समझो, हमें पता है कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन क्या ऑक्सीजन सिंगल होता है, नहीं होता है ना। ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं, O2, और ये O2 क्या कहलाया, मॉलिक्यूल कहलाया। क्या कहलाया बेटा, मॉलिक्यूल कहलाया। और यही सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, यही बताता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी, ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी बताता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी बताता है। बात समझ में आई बेटा, क्लियर है ना इतनी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल समझ में आया कि यानी ऑक्सीजन की मैं बात करूं, यानी O2 की बात करूं, तो O2 एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये हम ऑक्सीजन बोलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिंगल नहीं होता बेटा, हमेशा याद रखिए वो O2 होता है। O2 ही की प्रॉपर्टीज की बात हमें पता चलती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज की नहीं। तो O2 मॉलिक्यूल है जो कि बताता है उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी। क्लियर है ना बेटा इतनी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब बात करते हैं, कंपाउंड आया था। देखो जो कंपाउंड होते हैं ना, जिनको एक या एक दो से एलिमेंट से मिलकर ज्वाइन किया जाता है, जैसे एग्जांपल समझो, अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल देखो यहां पर इन्होंने लिखा है, सर ने लिखा बताया, अगर मैं बनाऊं Na2, ठीक है, Na+Cl क्या बनाया, NaCl बनाया, ठीक है, क्या बनाया, NaCl बनाया।
तो ये कंपाउंड बना, एक सॉल्ट बना, ठीक है, टेबल सॉल्ट जो होता है, तो बना किससे, दो डिफरेंट एलिमेंट से बना, मिलके बना, और केमिकली ज्वाइंट, ऐसा नहीं कि फिजिकली ज्वाइन किया गया, कैसे ज्वाइन किया है, केमिकली ज्वाइंट हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी द सब्सटेंस मेड अप ऑफ फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव बीन केमिकली ज्वाइंट, जिसको केमिकली ज्वाइंट किया गया हो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ये चीज, हाँ समझ में आ रही है बेटो, चलो इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ चलिए आगे बढ़े, चलिए देखो अब इसके आगे अगर हम देखें तो आपको कंपाउंड के बारे में समझ में आ गया कि कंपाउंड क्या होता है। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, जो भी मैटर होते हैं उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स की हमें क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सर ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, सर ये होता क्या है, हम समझाते हैं आपको। देखो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान के चलो एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में गैप होता है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। किस नाम से जानते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर ही क्यों कहा सर आपने, अब यहां तो आपने लिखा है कि फिर पार्टिकल्स मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, आप यहां बोल रहे हो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसके अंदर एटम पाया जाएगा, मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे कि नहीं पाया जाएगा, और जब मॉलिक्यूल्स और एटम पाए जाएंगे तो उसके स्पेस में इंटर मतलब अंदर साइड, और मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही तो स्पेस पाया जाएगा, इसलिए इसको कहा गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इतनी बात समझ में आया, ठीक है। दूसरी बात ये उन्होंने बोला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अरे यार सर ये समझ में नहीं आया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग कैसे करते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ बच्चा, रात के अंधेरी में अगर जब टॉर्च जलाते हो, अगर टॉर्च जलाते हो तो आपको क्या नजर आता है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स डांस करते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते, ऐसे ऐसे, हाँ डांस करते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते हैं। अरे वो डांस नहीं कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे होते हैं। तो वही तो बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो भी पार्टिकल्स होते हैं मेटल के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इस बात समझ में आया, क्लियर है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब आप रात के अंधेरे में टॉर्च जलाए तो टॉर्च जलाने पे जो पार्टिकल्स आपको इधर उधर घूमते नजर आते हैं वो यही कारण होता है कि वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, क्लियर है। अब सब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर कैसे करते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर ये सॉलिड बना हुआ है, ये पेन की अगर हम बात बनाएं तो ये आपस में जो इसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तभी तो ना बना है सॉलिड। सॉलिड बना है इसलिए कहा गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों, चलिए आगे बढ़, समझ में आया, तीन प्रॉपर्टी समझ में आए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वही इसको समझाने के लिए हमारे पास सर हमने आपके सामने एक डायग्राम लिया है कि क्या घर में आप क्या करते हो यार, चीनी बनाए हो, चीनी नहीं, अरे यार गर्मी का सीजन है, नींबू पानी बनाओगे ना, बनाओगे कि नहीं बनाओगे, अरे गिर यार पिलाना, हम आप भी पीना हमको भी पिलाना थोड़ा सा, है ना। चलो नींबू पानी बनाते हैं आज। आज आपको देखो यहाँ पर लिया हमने 100 ml क्या लिया, वाटर, उसमें हमने मिलाया 50 ग्राम, 50 ग्राम मिलाएंगे, चलो 50 ग्राम बनाते हैं। 50 ग्राम हमने क्या ले लिया, शुगर ले लिया। अब जैसे इसको मिलाया तो शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी,
अगर डिजोल्व नहीं होती, याद रखिएगा बेटा, अगर शुगर डिजोल्व नहीं होती इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में अब स्पेस बचा नहीं है। जब आप लोग जब शुगर को घोलते जाते हो तो कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे 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 जो पार्टिकल्स क्या होते हैं उसमें बच जाते हैं, तो इसका मतलब जितना स्पेस उस शुगर के पानी के अंदर था उसके अंदर सारे जितनी शुगर था उसने डिसॉल्व कर लिया, अब इससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए अनडिसॉल्व पार्टिकल्स को बाहर छोड़ देता है। यही कारण होता है। और क्यों ऐसा डिसॉल्व हो जाता है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो H2O होता है वाटर मॉलिक्यूल, उस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर स्पेस होता है। क्या होता है बेटा? स्पेस होता है। उस स्पेस के कारण जैसे मान के चलो यहाँ पर ये है, ये वाटर है, इस वाटर के अंदर क्या है? स्पेस है। और मैंने लिया शुगर, ये क्या है? शुगर, इसके अंदर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या बना देगा? शुगर सॉल्यूशन बना देगा। क्या बना देगा बेटा? शुगर सॉल्यूशन बना देगा। इतनी बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा कि वाटर शुगर डिसॉल्व होने का कारण क्या होता है पानी में? क्योंकि उनके बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस पाया जाता है। उनके पार्टिकल्स के बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है, जहां पर शुगर जाके क्या कर जाता है? एंट्री मान लेता है, जिसके वजह से वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? चलो, अब आपको मैंने बोला था कि सर प्रॉपर कैसे ब्राउनियन मोशन, मतलब ब्राउनियन मोशन तो भी आगे आएगा, उसको बाद में समझाएंगे। उन्होंने ये बोला सर ये कॉन्टिन्यूसली मूव कैसे करता रहता है? हाँ, कैसे मूव करता रहता है? तो मूव करने का कारण भी ये समझो कैसे होता है। देखो होता क्या है ना, मैंने आपको एग्जांपल जो समझाया था, देखो ये कुछ ऐसा समझो, ये आपके पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। इस सॉलिड स्ट्रक्चर में ये छोटे 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 पार्टिकल्स, पिंक पिंक कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं। ये जो एरो आपको नजर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। क्लियर है ना? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यानी ये जो एरो दिखा रहा था, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इसको प्रूफ करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट हुए थे। उस एक्सपेरिमेंट जो था उसको एक रॉबर्ट ब्राउन करके साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट थे, उन रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। ठीक है, और उसको उनको प्रूफ करने के लिए उस मोशन को कहा गया था ब्राउनियन मोशन। ठीक है, किस नाम से कहा गया था? ब्राउनियन मोशन के नाम से कहा गया था। ठीक है, और एक प्रोसेस था डिफ्यूजन। क्या था? डिफ्यूजन था कि कैसे कंटिन्यूसली पार्टिकल्स मूव करते हैं, उसको बताने के लिए ये दो चीजों को आपको पता होना चाहिए। इसको नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे पूरी प्रॉपर तरीके से। अभी बस इतना समझिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, चलिए। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर क्या करते हैं भैया? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके पार्टिकल्स एकदम से क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट होने चाहिए। अब अट्रैक्शन भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है कोहेशन फोर्स होता है, एक होता है एडहेशन फोर्स होता है। वो थोड़ा सा हम समझाते हैं। देखिए, जो अट्रैक्शन होता है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एडहेशन होता है और एक होता है कोहेशन। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो फोर्स लग रहा है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोहेशन फोर्स है। इसका मतलब कि इसमें 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 यह समझिएगा कि कोहेशन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स में अगर फोर्सेस लगते हैं, फोर्सेस एक्ट्स ऑन। ठीक है, जो फोर्सेस लग रहे हैं किसमें लग रहे हैं? सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स में लग रहे हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में लग रहे हैं। सिमिलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स में लग रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? कोहेशन फोर्स कहेंगे। और एडहेशन में याद रखिएगा, एडहेशन में क्या होता है? इसमें डिफरेंट द फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल।
ठीक है। जब फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट करेंगे, दूसरे टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस एक्ट करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे एडहेशन फोर्सेस कहेंगे और इधर कोहेशन फोर्सेस कहेंगे। इन दोनों को बताना था इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि अट्रैक्शन भी दो तरीके से हो सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो तरीके से होता है, एक कोहेशन फोर्सेस होता है और एडहेशन। जब कोहेशन फोर्स लगता है वो सिमिलर टाइप में लगता है, यानी ये आपका पेन है तो इस पेन में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे इस पेन के, उसमें जो भी फोर्सेस लगेगा वो कोहेशन फोर्सेस की वजह से होगा। इतनी बात समझ में आया। अगर मैं बात करूं इस पेन और इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा बोर्ड के बीच में, वो एडहेशन फोर्सेस के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है बच्चों। और एक चीज समझिएगा कि ये इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिलेगी। ये हमारा जो चैनल है, क्या है चैनल, ठीक है, ये चैनल क्या है हमारा, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और इंस्टाग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल है। इसमें आप क्या करिए, आप आइए ज्वाइन होइए, तो ये पीडीएफ आपको वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं मैं अभी कर रहा हूं, देखिए इसमें मैंने प्रिपेयरिंग कर दिया है। ठीक है, अब कुछ एक चीज आएगी, एक नया फीचर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा समय लेगा, 2-3 मिनट का या 1-2 मिनट का समय लेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए तो आपको समय, तब तक मैं पानी पी लेता हूं ना बेटा। ठीक है, ठीक है, तो तब तक मैं इसको पानी पी लेता हूँ। आप देखो इसको अभी थोड़ा सा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो मैं आपको आज एक नया फीचर इसमें का है कि आपको डायरेक्टली ये मिल सके। देखो ये क्यूआर कोड आया है, ठीक है, आप यहाँ पे इसको स्कैन करिएगा, आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे हमारे चैनल में। ये आपको और लिंक भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, वहां से भी आप इसको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लीजिएगा और यहीं से भी आप डायरेक्टली मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स कैसे होते हैं। मैंने आपको दो चीज बताई थी, ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन, ये क्या होते हैं। इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।